हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। हम जो चैप्टर का डिस्कशन अभी इतने दिनों से कर रहे हैं वो है ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में हम लास्ट 2 क्लासेस से स्पेसिफिकली बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया। हम लोगों ने एडवांटेजेस एडवांटेजेस देखे, ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करने में क्या क्या प्रोसेसेस का क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो देखा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि क्वालिटी कंट्रोल अगर चाहिए ऑडिट के वर्क के लिए तो उसमें 2 मेन जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं एंगेजमेंट लेवल पे एक ऑडिटर को जो कैरी आउट करने होते हैं वो क्या होते हैं, तो उस पे भी हमने बात करी थी। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर तब भी आपको कोई डाउट फेस हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जिसका नाम है सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं क्वेश्चंस पूछने का। आपको जो भी क्वेरी फेस हो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व यू। अब इसके बाद जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है आज, दैट इज ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी। देखिए, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और अब एंड भी होने वाला है। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये टॉपिक में हम कैसे चीज़ों को याद रखें। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में और ऑडिट में अभी जितने भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे, कंपनी ऑडिट तो एक साइड कर दीजिए क्योंकि उसमें आप सेक्शन वाइज आपको जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको सेक्शन नंबर वाइज आपको क्लिक करने लगेगा। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन ये है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का ये सेक्शन है, ठीक है, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का ये सेक्शन है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर्स लाइक दीज, ठीक है, जैसे ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, अब कुछ कुछ आंसर सिमिलर से लगते हैं, टॉपिक्स कुछ सिमिलर से लगते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स। कोई भी टॉपिक है उसमें आप कीवर्ड्स से ही ध्यान रखिए कि अब इस टॉपिक में इस जैसे हम लोग ने अब लास्ट क्लास में जो एक टॉपिक कवर किया था क्वालिटी कंट्रोल का, उसमें ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव की बात हुई थी कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो उसमें आप 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। पहले पॉइंट में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से फुलफिल हुए हों, फ्रेमवर्क फुलफिल हुआ हो लीगल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप हिंदी में उसे याद करिए। उसे पॉन्डर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी लैंग्वेज जो आप डेली बेसिस में यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज, उसमें लर्न करिए। उसमें जब आपके माइंड में रहेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू राइट इन इंग्लिश इन द एग्जाम। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस। ठीक है, तो बेस्ट तरीका ये है, कीवर्ड्स याद रखिए, पूरा पूरा सेंटेंस याद करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है। only the keyword should be in mind because the examiner at the time of checking your paper, he or she will be only searching for the keywords in your answer। और जब उसे keywords मिलेंगे, वो मेन पॉइंट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर आंसर के जो बेस को फॉर्म करते हैं, तो वो आपको मार्क्स ज़रूर अवॉर्ड करेगा। वो आपकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कंसिडर नहीं करेगा। ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, हो सकता है सेंटेंस फ्रेमिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन अगर मीनिंग समझ आ रहा है, कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं, तो आपको मार्क्स अवॉर्ड होंगे। चलिए, अब आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी। प्लानिंग तो हम हर फेज में देखते ही आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग जुड़ी है, प्रोग्रामिंग से पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद बिगर ऑडिट्स में हम प्रोग्राम फॉर्म्युलेट कर पाते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, like if we are talking about materiality, then what this topic is trying to say, see, materiality is, why is it important? Because it helps the auditor to give the true and fair view of financial statements। ये तो एक लिखी वाली बात हो गई, ठीक है, ये ऐसी बात है जो हम हर चीज में यूज करते ही हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑडिट कर रहे हैं, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिफ्लेक्शन करना किस चीज का, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब
मटीरियलिटी और प्लानिंग कैसे रिलेटेड है, इस पे एक ऐसे बेस्ड है 320। ठीक, वो बेसिकली बात करता है कि प्लानिंग में मटीरियलिटी किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, एंड ऑडिट के परफॉर्मेंस में भी। ठीक है, अब इसमें मटीरियलिटी का मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये होता है कि सिग्निफिकेंट चीजें ऑब्जर्व करना, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं, एक साइड पे वो कंसिडर करिए, दूसरे साइड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखिए, कुछ सिग्निफिकेंट चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिनसे आपको देख के लगता है हाँ इसमें रिस्क एसोसिएटेड है, असर्शन लेवल पे रिस्क है, या उसके थोड़ा सा ऐसा रिस्क इंटरनल कंट्रोल देखने के बाद कि यहाँ पे एविडेंसेस ऑब्टेन करना किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया, देखा कि रिस्क एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे और ध्यान से ऑडिट करना पड़ेगा, और ज़्यादा सैम्पलिंग की जगह डिटेल्ड ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली बात क्या हो रही है कि ऑडिटर जो है वो, उसका ऑब्जेक्टिव तो ये होता है ट्रू एंड फेयर व्यू दे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लेकिन वो ये भी देखे कि अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी है मटीरियली मिसस्टेटेड है, वहाँ पे बहुत सारे एरर्स हैं, लूप होल्स हैं, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस निकालता है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को कैरी आउट करना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को कैरी आउट करना और फिर रिस्पॉन्ड करना उन रिस्क को, ताकि उन रिस्क को एकदम लो लेवल पे लाया जाए, एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लाया जाए। ठीक है, तो मटीरियलिटी किन किन चीज़ों में ऑडिटर देखता है, अकाउंट बैलेंसेस में देखता है, जैसे क्रेडिटर का बैलेंस मैच करा लिया ऑर्गेनाइजेशन में और क्रेडिटर से भी कंफर्म कर लिया, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लिया, डेटर्स के बैलेंसेस चेक कर लिए। अब बहुत वास्ट बैलेंसेस निकल के आ रहे हैं, मान लीजिए 6 करोड़ 7 करोड़ के बैलेंसेस आ रहे हैं एक ट्रेडिंग कंसर्न में, ठीक है, जिनका टर्नओवर इज ऑलमोस्ट 10 to 12 करोड़, तो 6 से 7 करोड़ अगर क्रेडिटर डेटर के बैलेंसेस आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट्स तो देखे, डेटर क्रेडिटर को ऑब्जर्व किया, लेकिन आपने उनसे भी पूछताछ की, किनसे, उस पर्टिकुलर डेटर क्रेडिटर से जिसका सिग्निफिकेंट एक तरह से बैलेंस हेल्ड अप है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, तो ऐसे में ऑडिटर मटीरियलिटी देखता है, कुछ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस देखने, बहुत सारे अकाउंट बैलेंसेस ऑडिटर ऑब्जर्व नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए 10-12 करोड़ का टर्नओवर वाली फर्म है, तो उसमें मान लीजिए अगर 10,000 20,000 के बैलेंसेस अपीयर कर रहे हैं, तो वो एक बार वो लेट गो कर सकता है, उसमें ज़्यादा वो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, बहुत बड़े बड़े बैलेंसेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिटर उसमें अपना रैशनैलिटी को और बढ़ा देगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को और बढ़ा देगा, ताकि कोई भी रिस्क अगर उसमें एसोसिएटेड है, लग रहा है कि हाँ इस ट्रांजैक्शन से कोई रिस्क जुड़ा हुआ है, तो वो कोशिश करेगा और उसको एक्सट्रैक्ट करने का, एविडेंसेस और एक्सट्रैक्ट करने का, चाहे वो मैनेजमेंट से हो, प्रोप्राइटर से हो, या फिर थर्ड पार्टी ही हो। ठीक, और पूरी तरह से ये भी कोशिश करेगा कि जो भी वो अपना ओपिनियन दे रहा है, उसको जो भी ओपिनियन के साथ ऑब्जर्वेशंस निकले वो उसे सपोर्ट हो, बेसिकली उसकी फाइंडिंग्स यानी कि ऑब्जर्वेशंस ऑडिट के ओपिनियन के साथ सपोर्टिव लगे। ठीक है, हे वाया ना लगे, ये ना लगे कि ओपिनियन कुछ और कह रहा है, फाइंडिंग्स तो किसी और बारे में है। ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं मटीरियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, अब मटीरियलिटी जो है उसका असेसमेंट हर टाइम पे डिफरेंट हो सकता है। ऑडिट हम जब प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम ऑडिटर कुछ और सोचता है, वो सोचता है हम ऐसे ऐसे प्लान, जैसे उसने किया ऐसे ऐसे हम ऑडिट कैरी आउट करेंगे। फिर उसके बाद जब ऑडिट कर रहा होता है, प्रोसेसेस कैरी आउट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे मटीरियलिटी का असेसमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मटीरियलिटी का मैंने आपको मीनिंग भी तो बताया था पहले, कई लोगों को याद होगा, कई लोग भूल भी गए होंगे। एक तरह से सिग्निफिकेंट चीजें,
रेलेवेंट चीज़ें, बहुत ही जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजीज में पड़ सकता है, वो होती है मटेरियल चीज़ें। ठीक, तो अब इसमें जो सब टॉपिक्स अब हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। देखिए, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है एज अ होल, तो ऑडिटर उसमें मटेरियलिटी तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस देखेगा, जैसे बड़े बड़े बैलेंसेस, मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिक्स्ड असेट्स खरीदे हैं, कंपनी ने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसको भी, अब वो भी मटेरियल चेंज हो गया ना, इन्वेस्टमेंट करा किसी पर्टिकुलर मान लीजिए स्टॉक में, कमोडिटी में कंपनी ने, अब वो तो देखे कि कंपनी की ये इन्वेस्टमेंट अभी पिछले साल या पिछले 3-4 साल में कंपनी ने नहीं किया, इस साल किया, तो क्यों किया, क्या बेनिफिट्स अटैच थे कंपनी को इसमें, फिर इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस इतना बढ़ के आ रहा है, क्या वैल्यूएशन सही करा है कंपनी ने, फिर अब कंपनी का रिटर्न जाएगा, तो अब उसमें हमें ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट्स मान लीजिए कंपनी ने सेल किए हैं, उसमें कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वो कंपनी अपने रिटर्न में फाइल करेगी। तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई ये सब क्या है, ये मटेरियल चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया 7 करोड़ का, अब उससे रिलेटेड ऑडिटर हर चीज़ सर्च कर रहा है, हर चीज़ एग्जामिन कर रहा है, ठीक है, हर पॉसिबल वे आउट ढूंढ रहा है कि उसके ओपिनियंस को सपोर्ट मिल जाए एक तरह से, ठीक है, वो जो भी अपना ओपिनियन फ्रेम करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, उसका सपोर्ट लेवल इंक्रीज हो जाए उन एविडेंसेस से। और मटेरियलिटी, जितनी भी मटेरियल चीज़ें होती हैं उनसे बेसिकली अब कंपनीज के केस में, क्योंकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जुड़ा होता है, तो उन्हें हेल्प मिलती है। ऑडिटर अगर मटेरियल चीज़ों को असेस करते हुए चलेगा, उनमें देखेगा कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं एसोसिएटेड है, तो उससे किसे हेल्प मिलती है, यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को, जिसे जिसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसे हेल्प मिलती है कि हाँ अभी कंपनी की, क्योंकि अब ऑडिट जैसे ही कैरी आउट होता है, ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली कंपनी अपने एमसीए की साइट पे अटैच कर देती है, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ अब कंपनी ने पिछली बार इन्वेस्टमेंट्स कम थी, इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हो गई, कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ा है, तो उस हिसाब से वो अपना माइंड मेकअप करते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में कि नहीं करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं। अब जैसे अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ऑडिट प्लान करते टाइम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी अमाउंट ऑडिटर सेट कर देता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियलिटी से लो लेवल पे, ठीक है, अमाउंट कोई सेट कर देना, ठीक है, फिक्स कर देना, जो कि मटेरियलिटी से लेस पे हो, लेस लोअर लेवल पे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एक्सीड मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, ठीक है, तो जो एक प्रोबेबल रीजन होता है, एक चांस होता है अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का, ठीक है, या जो मिसस्टेटमेंट्स ऐसी जिनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है बट वो दिख नहीं रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के टाइम पे, ठीक है, ओवरलुक की बात नहीं हो रही है, वो डिटेक्ट नहीं हो पा रही हैं, तो एक तरह से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब हुआ क्या, एक तरह से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वो अमाउंट्स होते हैं जो ऑडिटर सेट करता है, फिक्स करता है, एक मटेरियलिटी लेवल होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड जैसे सेट कर दी ऑडिटर ने, उससे लो लेवल पे, उसके लोअर लेवल पे एक अमाउंट सेट कर देना,
कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए या अकाउंट बैलेंसेस के लिए। जैसे क्रेडिटर्स के बैलेंसेस को हमें ऑडिट करना है, लेजर स्क्रूटनाइज करना है, या फिर डेटर्स के बैलेंस को, तो उसमें एक अमाउंट का स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, ठीक है। और वो अमाउंट जो फिक्स करेगा ऑडिटर, वो मटीरियलिटी लेवल से कम होगा, ठीक है। अब इससे बेसिकली क्या क्या चीज़ें ईज आउट हो जाएंगी ऑडिटर को, वो हम देखते हैं। इससे ईज किस किस चीज़ में आएगी? सबसे पहले जो इसमें पॉइंट यूज हुआ है वो यूज हुआ है बेंचमार्क। जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज बेंचमार्क। अब बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क का मतलब हो गया एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ इतनी देर से, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जैसे एक लेवल हो गया या स्टैंडर्ड हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है असेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो अब इस केस में मान लीजिए ऑडिटर ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एक सेट कर दिया, जिससे ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या मटीरियलिटी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज होता है। एक्सपेंसेस हैं, एक बेंचमार्क सेट कर दिया, जितने भी एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या जनरल एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, तो इस अमाउंट से लो लेवल पे ऑडिटर देखेगा। इस अमाउंट से एक्सीड कर रहे हैं तो यानी कि वो मटीरियल है, बेंचमार्क को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो यानी कि वो मटीरियल हो गए। तो ऐसे बेंचमार्क सेट करने से होगा क्या? जो भी यूजर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, उनका प्रॉपर अटेंशन उन एरियाज में जाएगा जो बेंचमार्क के ऊपर चले गए हैं, जो एक्सीड कर गए हैं, एक्सपेंसेस ही हैं फॉर एग्जांपल, एक्सीड कर गए हैं, तो उस पे फोकस वो ज़्यादा करेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, प्रॉफिट पता चलेगा। अब प्रॉफिट पिछले 3 से 4 साल में क्या ट्रेंड रहा है, रेवेन्यू का क्या ट्रेंड रहा है, असेट्स का क्या ट्रेंड रहा है, नेट असेट्स, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन, तो उस पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अगर बेंचमार्क सेट हो गए तो। उससे कंपैरिजन हो जाएगा कि हाँ इतने टाइम्स बढ़ा रेवेन्यू, बढ़ा इतने टाइम्स, एक्सपेंसेस बढ़े इतने टाइम्स, असेट्स इंक्रीज हुए, तो ऐसे करके, या परसेंटेज इंक्रीज, जो भी मेथड हो मेजरमेंट का, परसेंटेज हो या टाइम्स में हो, वट एवर द केस, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है, जो एक तरीके, बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे, तरीकों की बात हो रही है मटीरियलिटी को असेस करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका है बेंचमार्किंग, ठीक है, कि बेंचमार्किंग से आप मटीरियलिटी को इजीली जज कर पाओगे, ठीक। अब इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल क्या है? अब जैसे इसमें सेकंड जो सब हेडिंग है दैट इज अबाउट एप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स। एप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स बेसिकली एग्जाम्पल एक इसमें फ्रेम किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एक कंपनी के केस में, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है तो यूजर्स के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस हिसाब से इन्होंने ना एक फ्रेमवर्क बनाया है। अब यहाँ पे बेंचमार्क के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, ईबीआईटी, जो यहाँ पे ईबीआईटी वर्ड आपको दिख रहा है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्री टैक्स इनकम हो गई, फिर रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल बेस में इक्विटी, असेट्स, ठीक। तो यूजर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो मेनली किस पे फोकस करते हैं? इनकम पे, बिफोर टैक्स इनकम पे, ग्रॉस मार्जिन पे, रेवेन्यू कितना है, खर्चे कितने हैं, असेट्स कितने हैं, इक्विटी कितने हैं, ठीक। तो इसमें एक बेसिकली आइडियोलॉजी बताई गई है यूजर्स की, इन्वेस्टर्स की, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स की, और वो यही सब टर्म्स को देखते हुए, वह यही सब फिगर्स को देखते हुए कंपनी में के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा जो इसमें एक हेड दिया हुआ है दैट इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी किस तरह की है बेसिकली देखा जाए, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, क्या वो प्रॉफिट मोटिव है उसका,
या फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैच्योर है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसको वर्क करते हुए, उसको ऑपरेट करते हुए मान लीजिए 7 से 10 साल हो गए, या फिर वो स्टार्टअप है, ठीक है। ब्रेक इवन पे काम कर रही है अभी कि लॉस मेकिंग है। ये सब चीज़ें जो हैं ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। फिर उसका फाइनेंसिंग नेचर क्या है, कितना कंपनी जो है बैंक लोन्स पे डिपेंडेंट है और कितना वो अपनी इक्विटी पे डिपेंडेंट है। इंडस्ट्री में क्या वो कंपटीशन को केटर कर पा रही है, फेस कर पा रही है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी आ जाती हैं, कंपनी। तो ऐसे बेंचमार्किंग होती है। अब यहाँ पे प्री टैक्स इनकम पे अगर कंपनी ये डिसाइड कर ले कि मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी कैलकुलेट होता है, ठीक है, सारी बैलेंस शीट्स प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद इक्विटी आ रहा है, असेट्स की फिगर आ रही है, रेवेन्यू की फिगर आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर आ रही है, तो ये एक तरह का बेंचमार्क बनता है किसके लिए, यूजर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। इसी के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि हम इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। समझ आया आप सबको? तो ये एक एग्जाम्पल है एप्रोप्रिएट बेंचमार्किंग का। जरूरी नहीं है कि एक लेवल सेट हो जाए, लेवल भी सेट हो सकता है, लेकिन बेसिक जो चीजें होती है ना, बेसिक डिटर्मिनेशन किसके कैसे होगी, बेसिक डिटर्मिनेशन वो इन इन टर्म्स के बेसिस पे होगी, इन इन एरियाज के बेसिस पे होगी। अर्निंग्स हो गई, रेवेन्यू हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, असेट्स हो गए, इक्विटी हो गया, ठीक। अब इसके अलावा जो पॉइंट है दैट इज चूज इन बेंचमार्क। अब कोई बेंचमार्क डिसाइड हो गया, उसमें फाइनेंशियल डेटा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उस बारे में बात करी है, जैसे प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या रहे, पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या रहे, बजट्स या फोरकास्ट क्या है करंट पीरियड के, सिग्निफिकेंट अगर चेंजेस हुए हैं एंटिटी में, मान लीजिए बिजनेस कोई एक्वायर किया है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, किसमें, फाइनेंशियल डेटा में। प्रायर पीरियड रिजल्ट्स जो पिछले सालों के हैं, पास्ट रिजल्ट्स तो देखेंगे ही ना, करंट डेट के जो रिजल्ट्स हैं वो, प्लस फाइनेंशियल पोजीशन इस समय कंपनी की क्या है, इन्वेस्टर्स या जैसे जो भी फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वो फोरकास्टिंग करते हैं कि इस कंपनी में अभी इतना शेयर प्राइस बढ़ेगा, इतना गिरेगा। वो फोरकास्टिंग सही कभी कभी होती है, कभी नहीं भी होती है, बट वो अपनी नॉलेज के बेसिस में फोरकास्टिंग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं फोरकास्टिंग, बेंचमार्क जब उन्हें मिल जाता है, जब बेंचमार्क मिल जाता है, फाइनेंशियल डेटा मिल जाता है, तो उससे वो प्रायर पीरियड एनालिसिस करते हैं, करंट डेट एनालिसिस करते हैं और फोरकास्टिंग भी करते हैं। फिर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट अभी किया है, प्लस कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में करने वाली है जिसकी अनाउंसमेंट कंपनी ने करी है, तो उसके बेसिस पे भी वो फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल ये था तो नेक्स्ट ईयर ये हो सकता है। अब इससे ऑडिटर क्या कंक्लूड कर पाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियलिटी इन बेंचमार्क्स की हेल्प से, जो चोजन बेंचमार्क्स होंगे उनकी हेल्प से मटेरियलिटी डिटरमाइन हो पाएगी। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बात करता है परसेंटेज डिटरमाइन करना, ठीक है। अब हमने बेंचमार्क तो डिसाइड कर लिया, अब उसमें कैसे परसेंटेज को हमने अप्लाई करना है वो उस बारे में बात करिए। जैसे ऑडिटर जो है वो ये कंसिडर कर सकता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5% अप्रोप्रिएट है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, या फिर वो ये देख सकता है कि नॉन प्रॉफिट एंटिटी के लिए टोटल रेवेन्यू का 1% अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ऐसे करके बेंचमार्क डिसाइड तो हो गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने ले लिया, बेंचमार्क एक चूज कर लिया। अब ऑडिटर उसमें परसेंटेज लगाएगा अपनी कैलकुलेशन, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक आइडियल जो प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 5% होना चाहिए, और वो भी अगर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है तो। अब उससे मान लीजिए अगर प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो वो उस पर और ज़्यादा फोकस करेगा ऑडिटर, थोड़ा कम जा रहा है, मान लीजिए 2% प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो तब भी वो उस पर कंसिडर करेगा कि क्यों कम क्यों हो रहा है,
अगर आइडियली देखा जाए तो 5% होना चाहिए, ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट अ फैक्ट कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए 5% आइडियल प्रॉफिट है, ये एक एग्जाम्पल है। तो अगर 5% से कम है, 1% है, तो क्यों है? इन सब चीजों में ऑडिटर को हेल्प मिलती है अगर वो बेंचमार्क्स को चूज कर ले। समझ आ रहा है आप सबको? अब इसमें ना एक और टॉपिक की बात करी है, मटेरियलिटी लेवल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन से हो सकते हैं? जैसे कि रिलेटेड पार्टी हो गए, कंपनी ने कोई लोन दिया है अपने ही शेयर होल्डर को, अपने ही डायरेक्टर को, रेम्यूनरेशन कितना दिया मैनेजमेंट को, या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी की, अगर कोई नया बिजनेस एक्वायर किया है ना, ये सब चीजें हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर मटेरियलिटी देखना। कुछ अकाउंट बैलेंसेस को देखना, कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को देखना, तो उसके एग्जांपल्स हैं ये। और मटेरियलिटी लेवल जरूरी नहीं है एक बार फिक्स हो गए तो वो चेंज नहीं हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, सिचुएशंस चेंज होंगी, ऑडिट में जैसे जैसे प्रोसेसेस कैरी आउट होंगे मटेरियलिटी भी चेंज होगी। अब मान लीजिए ऑडिट के टाइम पे ऑडिटर को लगता है कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट है किससे, जो हमने एंटिसिपेट किया था, जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था, उस हिसाब से जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिफरेंट है, तो मटेरियलिटी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन है। जैसे अगर ऑडिटर कंसिडर करता है लोअर मटेरियलिटी, ठीक है, और अगर एप्लीकेबल है तो मटेरियलिटी लेवल जो भी होंगे क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, तो जो भी इनिशियली डिटर्मिन्ड मटेरियलिटी होगी वो एप्रोप्रिएट होगी। अब उसमें ऑडिटर के ऊपर उसको देखना है कि उसे कितना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को चेंजेस करने हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब जो भी हमने लेवल सेट किया है उससे लोअर अमाउंट को बेसिकली फोकस करना, एनालाइज करना लोअर लेवल को अकाउंट बैलेंसेस के लिए या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बहुत सिंपल है, देखिए बस आप इतना याद रखिए कि मटेरियलिटी में रिवीजन हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस अगर सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, अगर ऑडिटर को लगता है कि जो भी उसने एंटिसिपेट किया था उस हिसाब से एक्चुअल रिजल्ट सब्सटैंशियली डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंस है उसमें, तो वो मटेरियलिटी रिवाइज करेगा। अब उसे लोअर लेवल पे रखना है कि थोड़ा हायर लेवल पे रखना है, वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से उसे रिवाइज करेगा। ठीक है, और ये भी देखेगा कि अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो भी हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के, उनमें क्या क्या चेंजेस करना ज़रूरी है, क्या उसमें भी चेंजेस करना ज़रूरी है कि नहीं करना है। और फिर जब रिवीजन हो जाए मटेरियलिटी को तो उसे डॉक्यूमेंट करना है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियलिटी को डॉक्यूमेंट करना है। और अगर अप्लाई करी है मान लीजिए किसी अकाउंट बैलेंस के लिए, है ना, मान लीजिए कोई बिजनेस एक्वायर किया है कंपनी ने, तो उसको लेके मटेरियलिटी लेवल्स ऑडिटर ने चेक किए हैं, बेंचमार्किंग करी है उसमें, तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करे, मतलब उसको रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट करे। कोई रिवीजन हुआ है तो उसके बारे में डिटेल दें, ये सब ऑडिटर को स्टेट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हेल्प किसे मिलती है, स्टेक होल्डर्स को, प्रोस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स को, बैंकर्स को, लेंडर्स को। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर ऑडिटर चेक कर रहा है, बेंचमार्किंग कर रहा है, तो उसे डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड ही बेस्ट प्रेजेंटेबल व्यू देती है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है आपका ये फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास से दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट फेस हुआ हो आपको, ज़रूर मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बाकी हम नेक्स्ट क्लास से दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जो भी आप पढ़ो उसे ज़रूर रिवाइज किया करो, ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करा करिए, तभी आपके वो माइंड में फिक्स रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।